होगा वो करते रहेगा आराम से, ठीक है। तो कल हम लोग क्या देखे थे, पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग देख लिए थे, है ना। कल की क्लास में हम लोग इनहेरिटेंस हम लोग देखे थे, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग सिंगल क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शंस ले सकते हैं विथ सेम नेम, है ना। अगर हम लोग कोई एक क्लास बना रहे हैं, उसके अंदर हम लोग मेथड प्रिंट बना रहे हैं, ठीक है। अगर मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास ABC में ले लिया, ठीक है। इसके अंदर मैं 3 मेथड बनाता हूँ, वॉइड प्रिंट, वॉइड प्रिंट और वॉइड प्रिंट, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या बोलता है कि किसी एक क्लास में हम लोग मल्टीपल मेथड्स ले सकते हैं विथ सेम नेम, ठीक है, लेकिन उसका सिग्नेचर सेम नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर सेम नहीं होना चाहिए। अब सिग्नेचर कैसे चेंज होगा, नंबर ऑफ पैरामीटर से, ठीक है। यहाँ पे कोई पैरामीटर मत दो, यहाँ पे एक पैरामीटर दे दो, यहाँ पे 2 पैरामीटर दे दो, ठीक है। तो सिग्नेचर चेंज हो गया, लेकिन नेम सेम है इन लोग का, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर हम लोग कोई भी क्लासेस में मल्टीपल फंक्शन मेथड हम लोग डिफाइन करते हैं विथ सेम नेम, तो हम लोग उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पॉलीमॉर्फिज्म इज ए प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग वन फॉर्म इन मैनी फॉर्म्स, ठीक है। In object-oriented programming, we have 2 types of polymorphisms. They are compile-time polymorphism and run-time polymorphism. ठीक है। Java does not support compile-time polymorphism, but Java supports only run-time polymorphism. ठीक है। यहाँ पे देखो, इस डायग्राम में देखना, ठीक है। ये प्राइवेट हम लोग मेंबर लिए है int abc, ठीक है। void main हम लोग ले लिए a = 10 b = 12, ठीक है। इस टाइप से हम लोग लिए। फिर उसके बाद एक और हम लोग मेन फंक्शन बना लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मेन फंक्शन है, ठीक है, लेकिन फंक्शनैलिटी अलग अलग है दोनों, ठीक है। अब मेन जो है वो उसको तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग को ये देखो, क्लास C1 है, ये क्लास C2 है, क्लास C3 है, तीनों अलग अलग है, ठीक है, तीनों अलग अलग है। तो भी हम लोग यहाँ से इसको तीनों को एक साथ रन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब वो कैसे होता है वो सब हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म टॉपिक हम लोग करेंगे, प्रोग्राम्स वगैरह, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बात इतनी सी है कि हम लोग एक क्लास में सेम नेम के मल्टीपल फंक्शंस हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका सिग्नेचर डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर है? हाँ हाँ, एक ही नेम ले सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ प्रिंट में लिया, ठीक है, तो ऐसा ले सकते हैं हम लोग। देखो, जब कॉल करोगे तो नंबर ऑफ पैरामीटर से, यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं दिए है, मतलब ये वाला कॉल होगा। यहाँ पे एक पैरामीटर हम लोग पास करें तो ये वाला कॉल होगा, 2 पैरामीटर हम लोग पास करें तो ये वाला कॉल होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ पैरामीटर से वो डिस्टिंग्विश करेगा उसको और एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? तो आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। समझ में आया ना पॉलीमॉर्फिज्म? ज़्यादा कुछ है नहीं पॉलीमॉर्फिज्म में, ठीक है। अब इसमें देखो, यहाँ पे हम लोग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म तो सपोर्ट नहीं करता है हमारा जावा, है ना, लेकिन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट करता है। अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो हम लोग कैसे यहाँ पे अचीव कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से क्या होगा, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग कर सकते हैं। जैसा कोई एक क्लास है, ठीक है, क्लास को बना दिए एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस डिफाइन होंगे, जैसे प्रिंट है, ठीक है, अगर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है, इसको डिक्लेयर किए, कैसे किए, एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किए। एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किए मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ यहाँ सिग्नेचर होगा, ठीक है।
जब हम लोग इस क्लास ABC को किसी दूसरे क्लास में इनहेरिट हम लोग करेंगे, ठीक है, तो उस केस पे क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड प्रिंट जो यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर किए है इसको हम लोग वहाँ डिफाइन करेंगे, तो वो होगा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। उस समय हम लोग इसका सिग्नेचर सेम रखते हैं, ठीक है, जितना नंबर ऑफ पैरामीटर्स यहाँ पे दिए हैं हम लोग सेम नंबर ऑफ पैरामीटर जो इनहेरिट क्लास होगा वहाँ पे भी हम लोग करेंगे, ठीक है, सेम नहीं, पूरा सिग्नेचर सेम रहेगा, लेकिन वहाँ फंक्शनैलिटी हम लोग दूसरा दूसरा दे सकते हैं, ठीक है, जो अंदर कोड डलेगा उसके तो वो कोड हम लोग डिफरेंट ले सकते हैं। क्लियर? तो वो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक पढ़ेंगे उस समय हम लोग डिटेल में उसको जानेंगे, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं हम लोग डायनामिक बाइंडिंग पे, ठीक है। देखो डायनामिक बाइंडिंग क्या होता है कि ये जनरली हम लोग इनहेरिटेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे डायनामिक बाइंडिंग इज ए मैकेनिज्म ऑफ बाइंडिंग एन अप्रोप्रिएट वर्जन ऑफ ए डिराइव्ड क्लास विच इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम बेस क्लास विद द बेस क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मान के चलो हम लोग को बेस क्लास के ऑब्जेक्ट से किसी डिराइव्ड क्लास के मेंबर को कॉल करना है, ठीक है, मैंने क्या बोला, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट से किसी डिराइव्ड क्लास के मेंबर को कॉल करना है, तो अब हम लोग यहाँ पे डायनामिक बाइंडिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इन एवरी रियल टाइम एप्लीकेशन वी विल बी डेवलप्ड विथ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड एग्जीक्यूटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक बाइंडिंग, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, dynamic binding is basically used to reduce the amount of memory space for improving the performance of Java application। देखो यहाँ पे क्या किए हैं, C1 का ऑब्जेक्ट बना लिए हैं, ठीक है, O1 जो है इसका ऑब्जेक्ट है, C1 जो है क्लास है, क्लास C1, ठीक है, उसका एक ऑब्जेक्ट हम लोग O1 बना लिए, ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 डॉट सम हम लोग कॉल किए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, O1 से ही हम लोग किसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, C2 का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मतलब मान के चलो कि C1 अगर बेस क्लास है, ठीक है, C1 क्या है, बेस क्लास है, ठीक है, बेस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और बेस क्लास के ही सम को मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, ये तो हम लोग कर ही सकते हैं। अब सेम ऑब्जेक्ट से O1 क्या है, हमारा बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उससे हम लोग किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को कॉल किसका करना है, डिराइव्ड क्लास का ही मेथड को कॉल करना है, ठीक है। सम मेथड डिराइव्ड क्लास के भी पास में है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको भी कॉल कर सकते हैं। आया समझ में? तो इसके लिए इनहेरिटेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी बात, हम लोग बेस क्लास के ऑब्जेक्ट से डिराइव्ड क्लास के मेंबर को कॉल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन डिराइव्ड क्लास के, हाँ, इनहेरिटेंस है तो हम लोग, अगर हम लोग को जैसे नॉर्मल इनहेरिटेंस में हम लोग करते हैं कि डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से हम लोग बेस क्लास के जो मेंबर्स है उसको तो कॉल कर ही सकते हैं क्योंकि एक्सेसिबल होता है वो, ठीक है। अगर हम लोग को बेस क्लास के ऑब्जेक्ट से हम लोग को डिराइव्ड क्लास के मेंबर को कॉल करना है, ठीक है, ये वाला मान के चलो किसका है, बेस क्लास का ऊपर वाला, ठीक है, और ये डिराइव्ड क्लास का मतलब चाइल्ड क्लास जो उसका होगा, ठीक है। तो हम लोग वैसा इनहेरिटेंस के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, आया समझ में? तो ये है डायनामिक बाइंडिंग। जब इसका प्रैक्टिकल पूरा अच्छे से करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा ये, ठीक है, कैसे डायनामिक बाइंडिंग होती है, कैसे डायनामिक बाइंडिंग यूज़ किया जाता है। देखो जनरली डायनामिक बाइंडिंग जो होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं मेमोरी स्पेस को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। अगर मान के चलो हम लोग को बार बार ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, हम लोग एक ही बार ऑब्जेक्ट बनाए हैं, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिए हैं, उसी से हम लोग उसके इनहेरिटेड जितने भी क्लासेस होंगी सबके मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग को मेमोरी एक ही जगह से मिल रहा है, मतलब एक बार बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग मेमोरी ले लिए, ठीक है, उसी मेमोरी पे हम लोग बार बार ऑपरेट करेंगे, ठीक है, हम लोग को बार बार मेमोरी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो मेमोरी भी नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन हम लोग एक ही ऑब्जेक्ट
यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे O1, ठीक है। उसको O1 को हम लोग C1 के लिए भी यूज़ किए, C2 के लिए भी यूज़ किए, C3 के लिए भी यूज़ किए, ठीक है। मतलब मेमोरी एरिया एक ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उसमें अलग अलग वैल्यूज़ को ऑपरेट करके हम लोग उसकी मेमोरी को काम मिला रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? डायनामिक बाइंडिंग, ठीक है। तो वो ओवरऑल उस मेमोरी को ही बाइंड करता है अलग अलग जगह से, अलग अलग वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही? आ गया, ठीक है। ये सब C++ में भी पढ़ चुके हो, है ना, ठीक है। देखो अब इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। फंक्शन ओवरराइडिंग या फिर मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। फंक्शन हेडिंग इज सेम बट फंक्शन डेफिनेशन इज डिफरेंट, ठीक है। ये ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट जो होता है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग बोलते हैं जावा में, ठीक है। तो ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग C++ में ही पढ़े हो क्या? ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग पढ़े है ना? हाँ, बस वही सेम कॉन्सेप्ट है। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरराइडिंग बोलते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग या फिर मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। A function is said to be overloaded function if and only if function name is same but its signature represent number of parameters, type of parameters and order of parameters is different, ठीक है। ओवरलोडेड फंक्शन में क्या होगा कि नेम सेम रहेगा लेकिन पैरामीटर डिफरेंट होगा, जो हम लोग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसको बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट करता है, ठीक है। उसको हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत हम लोग को नहीं होती। लेकिन एक्चुअल में अगर हम लोग बड़े बड़े एप्लीकेशन की अगर बात करें तो वहाँ पे जैसे मान लो बहुत सारे मल्टीपल क्लासेस हम लोग बनाए हैं और उसको क्लासेस को एट ए टाइम यूज़ कर रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्ट बना बना के, ठीक है। तो उस समय बहुत सारी जगह ऐसी दिक्कत होगी जहाँ पे हम लोग सेम नेम के हम लोग मेथड नहीं बना पाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जगह कॉन्फ्लिक्ट करने लगेगा वो, ठीक है। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इनहेरिट करना पड़ेगा, ठीक है। जब इनहेरिट कर दोगे उसको तो इनहेरिट करने से क्या होगा कि हम लोग को वहाँ पे उसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ जाएगा। मतलब ओवरऑल बात ये है कि यहाँ पे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है यूज़ नहीं होता है और वहाँ पे हम लोग को कुछ भी करके रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग को यूज़ करना पड़ता है और उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हम लोग को यूज़ करना पड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ओवरलोडिंग जो होता है वो सिंगल क्लास में होता है, ठीक है। हम लोग को उसको इनहेरिटेंस के साथ यूज़ नहीं कर सकते, वो सिंगल एक इंडिविजुअल क्लास के अंदर में ही हो पाएगा। तो अगर सेम मल्टीपल फंक्शन यूज़ करना है तो हम लोग को हर जगह उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ जाएगा सेम क्लास का, ठीक है। कोई एक सिंगल क्लास है उसका हर जगह ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और बार बार ऑब्जेक्ट बनाओगे तो बार बार मेमोरी जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए उसको क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करते, लेकिन वैसे अगर बनाना चाहो सिंगल क्लास के तो बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जब हम लोग इसका प्रैक्टिकल पूरा देखेंगे ना तो पूरा क्लियर होते जाएगा, ठीक है, अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैसेज पासिंग, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका मैसेज पासिंग, ठीक है। अब देखो मैसेज पासिंग क्या होता है, ठीक है। मैसेज पासिंग क्या होता है? माइक बंद कर लो, किसका माइक ऑन है? विजेता, माइक बंद करो, ठीक है। मैसेज पासिंग में क्या होगा कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में डेटा एक्सचेंज होगा, ठीक है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, सॉरी EMP ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे एक बैंक का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक एम्प्लॉय का है, एक बैंक का है, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट से यहाँ पे गेट मनी नाम का एक मेथड कॉल होता है, ठीक है। यहाँ पे ENO और विथ
विड्रॉ मनी, इस टाइप का कुछ एक पैरामीटर दिया हुआ है, ठीक है। वो यहाँ कॉल करता है बैंक पे, गेट मनी मतलब पैसा उसको चाहिए, ठीक है। और यहाँ से बैंक से उसको टेक मनी करके कॉल करता है मेथड, ठीक है, और यहाँ से अवेलेबल बैलेंस देता है। मतलब EMP ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, बैंक के मेथड को कॉल कर रहा है, और बैंक का ऑब्जेक्ट जो है वो एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे डेटा एक्सचेंज होता है। आया समझ में? ठीक है, इसको बोलते हैं यहाँ पे मैसेज पासिंग, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक्सचेंजिंग द डेटा बिटवीन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज मैसेज पासिंग, ठीक है। डेटा एक्सचेंज करने का एकमात्र तरीका होता है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट से ही हम लोग डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब एक डेटा पास कर सकते हैं हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट पे, और दूसरे ऑब्जेक्ट का पास कर सकते हैं हम लोग तीसरे या पहले में। कोई भी ऑब्जेक्ट से किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हम लोग डेटा को पास करते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग मैसेज पासिंग। क्या बोलते हैं? मैसेज पासिंग, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? आया कि नहीं आया समझ में? बोलते ही नहीं है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसका अच्छा, मैसेज पासिंग का एक दो पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। देखो, मैसेज पासिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग द डेटा बिटवीन टू रिमोट और लोकल ऑब्जेक्ट्स फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम अक्रॉस द नेटवर्क, ठीक है। अगर हम लोग नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मैसेज पास कर सकते हैं, ठीक है। क्लाइंट व्यू है ये, और ये सर्वर है, ठीक है। और रिसोर्स जो है हमारा अलग अलग टाइप के सर्वर्स है, ठीक है। gmail.com, yahoo.com, ठीक है, ये सारे रिसोर्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट 1 जो है वो क्लाइंट का है, वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर पे, सर्वर उसको क्या देगा, रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। सर्वर जो है ऑब्जेक्ट 2 है, ठीक है। और जो इसका रिसोर्सेज वगैरह है gmail.com, yahoo.com और भी जितने वेबसाइट्स वगैरह होंगे, वो सारे इस डेटाबेस में स्टोर होते हैं, और वहाँ से वो उसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं सर्वर पे, और सर्वर उसका रिस्पॉन्स देता है क्लाइंट को, ठीक है। तो सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग मैसेज पासिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल वही मतलब हो जाता है। अगर लोकल में कर रहे हैं तो हम लोग क्लासेस वगैरह यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है, मैसेज पासिंग जावा इज़ अचीव्ड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड्स, ठीक है। मेथड मतलब जो फंक्शन हम लोग बनाएंगे उसी की हेल्प से हम लोग यहाँ मैसेज पासिंग करते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ये 8 कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे पास। कौन कौन से, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। क्लास होता है, ऑब्जेक्ट होता है, एनकैप्सुलेशन होता है, इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, और कौन सा होता है, मैसेज पासिंग होता है, और ठीक है, और एक डायनामिक बाइंडिंग होता है, ठीक है। इतने सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो सब जगह सेम प्रिंसिपल्स होंगे, सेम कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। लेकिन सिंटैक्स बस अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो जावा हम लोग अभी कर रहे हैं, अगर इसको सीख जाते हो तो हम लोग एप्लीकेशन अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तुम लोग का जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हो, ठीक है। क्लियर? किसी कुछ डाउट है क्या उस कॉन्सेप्ट में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोई डाउट है? कुछ नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं भी समझ में आया होगा तो आगे की क्लासेस में पूरा इसी को करना है हम लोग को, ठीक है। इसी के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीज़ें, हम लोग पूरा इसी को करेंगे, है ना, ठीक है। फिर थर्ड यूनिट में आ जाता है हम लोग का थ्रेड्स, मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ में आता है नेटवर्किंग, फिफ्थ में आ जाता है एप्लेट, ठीक है। 3 अलग अलग चीज़ें हैं फिर, ठीक है। आगे चलूँ?
ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, अभी हम लोग देख लिए हैं कैसे जावा वर्क करता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहती है। अब एक्चुअल में कैसे वर्क करता है जावा हम लोग देखेंगे। ठीक है, प्रोग्राम भी हम लोग एक बना के देखे थे। ठीक है, एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना के देखे थे, कैसे क्लास बनता है, कैसे ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग जावा वर्चुअल मशीन पे। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है हम लोग को। ठीक है, देखो JVM मतलब जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, हम लोग इसमें दो चीज़ देखेंगे, एक जावा वर्चुअल मशीन के बारे में पूरा जानेंगे और दूसरा आर्किटेक्चर इसका जानेंगे। ठीक है, अब देखो जावा वर्चुअल मशीन ऐसा कुछ अलग सा नहीं है, जैसे हम लोग का सी कंपाइलर होता है या फिर C++ कंपाइलर होता है। ठीक है, या फिर जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं सबके अपने अपने कंपाइलर्स होते हैं। ठीक है, तो वो सब कंपाइलर्स जो होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने कोड को रन करते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो भी हम लोग कोडिंग करेंगे उसको क्या करेंगे, वो रन करते हैं। तो जावा का जो भी प्रोग्राम होता है उसके अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट पे उसको रन करता है। ठीक है, वो अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट पे रन करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो JVM जावा वर्चुअल मशीन इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन। इट इज़ अ स्पेसिफिकेशन दैट प्रोवाइड्स रन टाइम एनवायरनमेंट in which Java bytecode can be executed. ठीक है, JVM are available for many hardware and software platforms, that is JVM is platform dependent. ठीक है, हम लोग ने स्टार्टिंग क्लास में पढ़ा था कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। बेशक जावा जो है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, क्योंकि जावा के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हम लोग कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन JVM जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। ठीक है, JVM मतलब क्या होगा, जावा वर्चुअल मशीन जो होगा हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग बनाया जाता है। ठीक है, विंडोज़ होगा तो विंडोज़ के लिए JVM होगा वो अलग होगा। ठीक है, लाइनक्स है उसके लिए अलग होगा, मैक ओएस है उसके लिए अलग होगा, एंड्रॉयड है उसके लिए अलग होगा, सबके लिए अलग अलग होता है। क्लियर। अब जावा वर्चुअल मशीन जब हम लोग जावा इंस्टॉल करते हैं, JDK जब इंस्टॉल करते हैं हम लोग, ठीक है, तो मैंने बताया था कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, हम लोग प्रोग्राम फाइल्स के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग को जावा मिल जाता है और यहाँ JDK मिलता है। ठीक है, यहाँ पे JDK हम लोग को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को इस बंडल के अंदर JDK और JRE दोनों मिलता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग विंडोज़ के लिए जावा इंस्टॉल करते हैं तो हम लोग को दो फोल्डर मिलता है, एक JDK मतलब जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग प्रोग्राम लिख सकते हैं, फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, मेथड यूज़ कर सकते हैं, इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं। सारे चीज़ जो है अवेलेबल किसके अंदर मिल जाता है, हम लोग को इस JDK के अंदर मिल जाता है। ठीक है, लेकिन जो हम लोग को एनवायरनमेंट देता है, जो हम लोग का जावा प्रोग्राम रन करता है, ठीक है, वो सारी फाइल्स किसके अंदर मिलती है, इस JRE के अंदर मिलती है। और जावा वर्चुअल मशीन भी जो होता है उस JRE के अंदर में होता है। ठीक है, ये एक ऐसा वर्चुअल मशीन है जो हमारे कंपाइल्ड कोड को रन करता है। ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन जो है उसका कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, देखो इसके कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन है। इट इज़ ए स्पेसिफिकेशन वेयर वर्किंग ऑफ जावा वर्चुअल मशीन इज स्पेसिफाइड बट इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइडर इज independent to choose the algorithm. Its implementation has been provided by Oracle and other companies. ठीक है, इसका जो भी स्पेसिफिकेशन होगा वो इंडिपेंडेंट है, मतलब जो भी एल्गोरिथम हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, जितने भी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के होंगे अलग अलग टाइप के एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका मेन प्रोवाइडर कौन है, हमारा ओरेकल, और जो भी उसके एसोसिएटेड कंपनीज होगी वो। ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं। ठीक है, एन इम्प्लीमेंटेशन
इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज नोन एज JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट है, ठीक है, रन टाइम इंस्टेंस। वेनेवर यू राइट जावा कमांड ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट टू रन द जावा क्लास, एन इंस्टेंस ऑफ JVM इज क्रिएटेड। ठीक है, जो हम लोग प्रोग्राम बनाए थे, ठीक है, ये वाला जो हम लोग प्रोग्राम बनाए थे, ठीक है, डिस्प्ले डॉट क्लास। अब जैसे ही हम लोग प्रोग्राम को रन किए थे, कैसे रन किए थे हम लोग? कमांड प्रॉम्प्ट पे हम लोग रन किए थे, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट पे हम लोग जब रन किए थे तो क्या लिखे थे वहाँ? जावा सी स्पेस डिस्प्ले डॉट जावा। जैसे ही हम लोग लिख के एंटर मारे, वहाँ पे एक डिस्प्ले डॉट क्लास नाम का क्या बना देगा? वो फाइल बना देगा, ठीक है। ये क्या है? क्लास फाइल है, यहाँ पे देख लो, ये जावा फाइल है, क्लास फाइल है, जिसके अंदर हम लोग को क्या मिल जाता है? बाइट कोड मिल जाता है। क्या मिलता है? बाइट कोड मिलता है। ये बाइट कोड है, ठीक है, देख सकते हो, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो ये सारा क्या है? बाइट कोड है, क्लियर। तो ये बाइट कोड ही उसको रन करता है। जैसे ही हम लोग इस क्लास को रन करते हैं, क्लास फाइल को रन करते हैं, हम लोग जब रन करते समय क्या लिखते हैं? जावा, और उसके बाद क्लास नेम हम लोग लिखते हैं, ठीक है। जावा लिखेंगे, फिर डिस्प्ले हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तब हम लोग के जो प्रोग्राम होगा, ठीक है, वो उसका जो बाइट कोड होगा, ठीक है, वो रन करेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग क्लास फाइल को रन करते हैं तो JVM क्या बना देता है? अपना एक इंस्टेंस बनाता है। क्या बनाता है? इंस्टेंस बनाता है और उस प्रोग्राम को रन करता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसका कि ऑपरेशन क्या क्या होते हैं इसके। देखो, द JVM परफॉर्म्स द फॉलोइंग ऑपरेशन, ठीक है। सबसे पहले लोड्स कोड, ठीक है, कोड को लोड करेगा। कौन से कोड को? बाइट कोड को, ठीक है। देखो, इसका मैं प्रोसेस बताता हूँ कैसे जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। जैसे ही हम लोग कंपाइल करते हैं, मैं कंपाइल करके दिखाता हूँ, ठीक है, CMD, ठीक है, सेम प्रोग्राम उस दिन वाला ही हम लोग कंपाइल करते हैं, CD/, ठीक है, ई ड्राइव में चले गया, CD जावा BCA3, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ जावा सी, ठीक है, डिस्प्ले डॉट जावा। ये मैं फाइल को कंपाइल कर रहा हूँ। किसको कंपाइल कर रहा हूँ? फाइल को कंपाइल कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ, ठीक है, कंपाइल हो गया, हमारा बाइट कोड बन गया। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बाइट कोड बन गया, ठीक है। ये अपडेट हो गया है। अगर इसको देखोगे तो ये आज के तारीख पे आ गया, ठीक है, लेकिन ये फाइल कब बनी है? 17 तारीख को बनी है, ठीक है। तो ये जितने बार कंपाइल करते जाओगे, इस फाइल को मॉडिफाई करते जाएगा और अपडेट करते जाएगा इसको, ठीक है। इसीलिए हम लोग को हर बार कंपाइल करना जरूरी है। यहाँ पे देख सकते हो, दिस फाइल हैज़ बीन मॉडिफाइड बाय अनदर प्रोग्राम, डू यू वांट टू रीलोड इट, ठीक है, मॉडिफाई हो चुका है, यस करेंगे तो ये मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग इसको मॉडिफाई कर देते हैं कमांड से, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में हम लोग आ गए, ठीक है। जैसे ही हम लोग इसको कंपाइल किए, बाइट कोड जनरेट हो गया। अब JVM का काम चालू होगा, ठीक है। हम लोग क्या लिखे रन करते समय? जावा डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले क्या है? हमारा क्लास है। क्या है? हमारा क्लास है। जितने भी उस फाइल के अंदर क्लासेस होंगी, सबकी क्लास फाइल बन जाएगी। हम लोग हर एक क्लास को अलग अलग रन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो वो क्या करेगा? JVM अपना एक इंस्टेंस बनाएगा और इस प्रोग्राम को रन टाइम एनवायरनमेंट के थ्रू उसको रन करेगा, ठीक है। किसके थ्रू रन करेगा? JRE जो हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है उसके थ्रू हमारे प्रोग्राम को रन करेगा, ठीक है। रन हो गया कम्प्लीटली, ठीक है। तो JVM का काम इतना ही है कि कोड लोड करना,
मतलब बाइट कोड को लोड करना, ठीक है, कोड को वेरीफाई करना कि कोड सही है, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है, और उसको रन टाइम प्रोवाइड करना, ठीक है। तो जेवीएम का काम क्या है? कोड को लोड करना, मतलब बाइट कोड को लोड करना, उस बाइट कोड को वेरीफाई करना, उस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करना और बाइट कोड को रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होगा। क्लियर? ये ओवरऑल जेवीएम का वर्किंग है, यही वर्क करता है एग्जैक्टली, ठीक है। समझ में आया जेवीएम क्या होता है? जेवीएम एक ऐसा वर्चुअल मशीन होता है जो हमारे क्लास को लोड करता है, वेरीफाई करता है, एग्जीक्यूट करता है और रन करता है, उसको रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके उसको रन करेगा, ठीक है। आया समझ में? अब जेवीएम कुछ कुछ हम लोग को फैसिलिटीज़ भी देता है। क्या क्या फैसिलिटीज़ देता है? हम लोग को यहाँ पे मेमोरी एरिया क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। क्लास फाइल फॉर्मेट होता है उसका, ठीक है। रजिस्टर सेट होता है, गार्बेज कलेक्टेड हीप होता है और उसके बाद फैटल एरर रिपोर्टिंग होता है, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें हम लोग को देखनी है तो हम लोग एक स्पेशल एक प्रोग्राम होता है, उसको हम लोग रन करते हैं तो हम लोग को सारी चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ इसके अंदर हम लोग को मिल जाती है। जैसे ही रन होगा तो मेमोरी एरिया वो क्रिएट करेगा, क्लास फाइल फॉर्मेट को भी चेक करेगा, ठीक है। अगर जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, उसको रजिस्टर सेट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अगर कोई वेरिएबल बन तो गया है, हम लोग डिक्लेयर कर दिए हैं उसको और यूज़ नहीं कर रहे हैं कहीं पे भी, ठीक है, तो वो गार्बेज कलेक्ट करेगा और उसको हीप मेमोरी में स्टोर कर देगा अलग से, ठीक है। इसी को बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन, ठीक है। अगर कोई भी उसमें एरर आता है, रन टाइम एरर, ठीक है, तो वो एरर रिपोर्टिंग करेगा। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जेवीएम की वर्किंग समझ में आई? ठीक है, तो इस प्रकार से जेवीएम काम करता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका देखेंगे आर्किटेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका आर्किटेक्चर देखेंगे कि क्या होता है, हम हमारा जेवीएम का आर्किटेक्चर, क्या क्या चीज़ें होती है उसके अंदर, इस टाइप का एक डायग्राम है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करता है, ठीक है। आज की क्लास में किसी कुछ डाउट है?